Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP TAT medical previous year paper. देखिए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी जो 2012 का पेपर हुआ था मेडिकल सेक्शन का उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, राइट? सो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जनरल एनालिसिस के लिए और हमारे स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए, राइट? इससे हमें पता लगता है कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किससे क्या आता है। तो वो सारी एनालिसिस हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही होती है और मैं अब 2012 से लेके जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उन सबको डिस्कस करूंगी जो कि आपकी बहुत मदद करेगी। और हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा और उसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें लगेगा कि हाँ आपको इसका फायदा हो रहा है और तभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। और लगेगा कि आपको फायदा नहीं है तो फिर इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है, राइट? सो साइकोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो अगर किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। और अगर किसी को टॉपिक्स तो हम बता ही रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उनमें क्या आता है। जो भी साइंटिस्ट के नेम हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टेटमेंट्स मतलब कुछ भी आ सकता है, स्टेटमेंट इतनी ज्यादा है, हजारों में है, कितनी लर्न करोगे। इसलिए स्टेटमेंट्स मेन जो साइकोलॉजिस्ट के नेम रिपीट होते हैं उनकी याद कर लो और या वो याद कर लो जो प्रीवियस ईयर पेपर में आई है। बस इतना कर लो, आपके मार्क्स बन जाएंगे। बाकी स्टेटमेंट्स के घबराने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पढ़े, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं अब, राइट? इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये क्वेश्चन है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से, जिसमें कि बेसिक चीजें साइकोलॉजी की हैं कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते क्या है, कहाँ से पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ, किसकी साइंस है? तो साइकोलॉजी पहले फिलोसफी का पार्ट था, फिलोसफी और साइकोलॉजी को इकट्ठे गिना जाता था। अब साइकोलॉजी अलग आ जाती है। तो अब जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियरिज्म के ऊपर है, बिहेवियर के ऊपर कंसेप्ट आता है। तो इसमें आपको इस चैप्टर में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा साइकोलॉजी क्या होती है, किसने टर्म दी, क्या हुआ। उसके बाद की स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म क्या क्या होते हैं वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो ऑटोमेटिकली आप इसके क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट? सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम साइकोलॉजी, मतलब आप बोल सकते हो ऑल्सो फ्रॉम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि वहीं पे हमने डिस्कस किया है कि लोगस का मीन होता है साइकोलॉजी, साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। लोगस का मतलब नॉलेज है तो साइकी का मतलब क्या है? तो साइकी का मतलब होता है सोल, सोल की नॉलेज, राइट? सो ये याद रखना है कि क्या बोला गया है, क्या स्टेटमेंट है। और अगर किसी को पीडीएफ दी हो चाहिए होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी की है, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड इज बोर्न विद सम। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? उसमें क्वालिटीज होती हैं, राइट? टाइम टू टाइम दिखती हैं। ईगो होता है, कहीं ना कहीं होता है। इनेट ड्राइव्स होते हैं, राइट? उसको भूख लगना, ये सब कुछ ड्राइव ही तो है। तो ऑल द अबव इसमें राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी इसमें सही बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि चाइल्ड में ये सारी चीजें होती हैं बचपन से, उसे हम हर चीज नहीं सिखाते, उसके मन में पहले से ही चीजें होती हैं कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये चीजें उसके माइंड में पहले से ही होती हैं, राइट? नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फॉर डज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड पर्सनैलिटी? बच्चे का पर्सनैलिटी से ये टॉपिक है, या आप इसको बोल सकते हो जनरल कंसेप्ट से ये क्वेश्चन है। याद रखिएगा 330 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 से 7, कई बार 15-15 क्वेश्चन जनरल साइकोलॉजी के आते हैं। वो कंप्लीट जो जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बेसिस पे होंगे। तो पेरेंट्स हैं,
बोलते हैं ना एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो पेरेंट्स का मतलब वो बच्चे की पर्सनैलिटी को क्या फर्क, बहुत ज्यादा। अगर पेरेंट खुद एक्टिव होंगे काम को लेके, ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है, तो बच्चा भी होगा। काफी हद तक, बहुत कम केसेस होते हैं कि वो ना हो। वो डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, या मिसगाइडेंस की वजह से हो सकता है, या उसका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में हो, पर होता जरूर है। तो क्या आ जाएगा, लार्जली आ जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन से कंसेप्ट से है कि सोशलाइजेशन का मेथड क्या है। सोशलाइजेशन होता है जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो सोशलाइजेशन पनिशमेंट से भी रिलेटेड है एंड रिवॉर्ड से भी रिलेटेड है, क्योंकि जब हम सोशल होते हैं तो हमें चीजों को के लेके दुख भी होता है और हम उससे इंटरेक्ट भी करते हैं, और उसका हमें फायदा भी होता है, राइट। सो चलिए अभी बात करते हैं, अब मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन रिपीटेड है। सो चलिए, a girl is not happy after marriage because her socialization remain। क्यों नहीं होती, क्योंकि पहले उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है, अलग तरीके से जी रही होती है। शादी के बाद एकदम से उसकी चीजें कई कई मतलब जिम्मेदारी पड़ जाती है। पहले तो वो प्रिंसेस होती है, फिर उसको जिम्मेदारी पड़ जाती है कि कैसे होगा। तो कई कई लड़कियां नहीं हैंडल कर पाते इस चीज को, और जो हैंडल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टाइम टू टाइम एज वाइज सारी चीजें चेंज होती हैं, जस्ट नॉट फॉर गर्ल्स, ऑल्सो फॉर बॉयज। सो वो क्यों नहीं कंप्लीट हो जाता, क्योंकि इनकम्प्लीट रहता है उसका, राइट। तो ऑप्शन, ज्यादातर प्रॉब्लम्स गर्ल्स इसलिए शो करती हैं क्योंकि उन्हें पहले अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है, बाद में जिम्मेदारियां बन जाती हैं। बॉयज को पहले से ही टफ बनाया जाता है, ये भी फर्क होता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमोशन ऑफ ए चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी। छोटे बच्चे का इमोशन कैसे होता है। देखो, इमोशन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा, जो इमोशनली जब हम अपने गोल को लेके, किसी भी चीज को लेके कनेक्टेड हो जाते हैं, तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं, ये फैक्ट है। तो जो इमोशन होता है, देखो ये भी जनरल कंसेप्ट से है। मतलब इस पेपर में 10 क्वेश्चन जनरल कंसेप्ट से आए थे, बट ये है कि जब तक आपको इस कंसेप्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इनको सही नहीं कर पाओगे। सो इमोशन मेनली इगोइस्टिक एंड शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, कैसा होता है, मेनली इगोइस्टिक एंड शॉर्ट, क्योंकि बच्चे को एकदम से चेंज कर दो, कुछ दे देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा, राइट। तो वो उसके सारा का सारा बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन एनी शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट, बट मेनली इगोइस्टिक, बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, दोनों का पॉइंट, मतलब बट लिखा है ना, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखो दोनों में एक चीज का फर्क है, मैं भी यहाँ पे मैंने आपको गलत बताने लगी थी, बट याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बट शॉर्ट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, बट दोनों में फर्क होता है। नेक्स्ट, प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर। टीचर का क्या टास्क होता है। टीचर का मेन टास्क होता है कि बच्चे को समझे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, करो, नो प्रॉब्लम, पर बच्चे को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो मेन है टू गाइड करना स्टूडेंट को और समझना कि क्या प्रॉब्लम है, राइट। सो इसमें हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सो नाउ देखो, ये क्वेश्चन तो आपके इस बेसिस पे हो जाएंगे कि अगर आप समझते हो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, तो आप इस चीज को सही कर दोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंट टू विच इट टेस्ट एक्चुअली मेजर व्हाट इज क्लेम टू मेजर इट। तो किसके अंदर आएगा, देखो ये आपका कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से आ जाएगा, असेसमेंट वाले रिलेट से ये टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिलायबिलिटी होता है कि जब टेस्ट आपका लिया जाए, अभी लिया जाए, कल लिया जाए, आपके सेम स्कोर आ रहा है, तो यानी रिलायबल है, रियलिटी पे बेसिस है। वैलिडिटी एक बार चीज दे दी, उसके बाद इतने टाइम तक, 6 साल का, 2 साल का, इतना पीरियड है, आप क्लेम कर सकते हो, तो वो आ जाता है वैलिडिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये सीसीए वाले कंसेप्ट से आ जाता है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए इन्फेंस ग्रो हिज मेंटल एबिलिटी।
बच्चा ग्रो करता है, तो जब जो बच्चा इन्फेंस में होता है, मतलब 1 से 2 साल का होता है, तो उसमें बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। वो अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा सीखता है और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए क्या है, इंक्रीज। और ये जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट करते हैं ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें हम इस चीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Hull system called a need reduction theory opposite to cognitive theory. हल की थ्योरी थी रिडक्शन के ऊपर, मोटिवेशन से रिलेटेड। अपोजिट है कॉग्निटिव थ्योरी। किसका ओपिनियन था ये हल्का था कि कोई भी हम काम करते हैं, पहले हम नॉर्मल स्टेट में हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो स्टेट आ जाती है आपकी होम्योस्टेसिस। फिर लैक ऑफ होम्योस्टेसिस होती है, फिर हम उस पर वर्क करते हैं, फिर आगे बात बनती है, राइट। सो इसको टॉलमैन थे इसके अपोजिट, ठीक है। टॉलमैन की बात करें तो टॉलमैन जो थे, इन्होंने पर्पसिव बिहेवियर की बात की थी कि हम कोई एक काम करते हैं ताकि दूसरा, आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो सके, इसीलिए काम करते हो। ये चीज टॉलमैन ने बोली थी। थॉर्नडाइक की बात करें, इन्होंने प्राइमरी लॉज लिए थे लर्निंग के, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये 3 चीजें इन्होंने दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी एटकिंस की बात करें, यहाँ पे एटकिंस का एग्जैक्ट नहीं बताया है, 2 नाम है आते हैं। रिचर्ड एटकिन जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, मेमोरी रिसर्च पे काम किया था उन्होंने, एंड जोहन एटकिन जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। सोशल है तो मोटिवेशन से रिलेटेड इन्होंने कंसेप्ट दिया था। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म डेवलपमेंट टास्क। तो डेवलपमेंट टास्क जो कंसेप्ट था वो हैविगस ने दिया था, राइट। इन्होंने क्या बोला था कि हर एज का एक डेवलपमेंट टास्क होता है कि आपको इस एज में करना है, और हमेशा हर काम को ना इंजॉय के साथ करो। क्योंकि हर एज में बचपन को सोचते थे हम बड़े हों, बड़े होते तो खूब सोचते और बड़े हों, जिम्मेदारियां नहीं होती, बड़े हो जाएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, रिलैक्स से रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो बचपन ही अच्छा था। तो इसलिए हर एज को एंजॉय करो, हर एज एक लर्निंग है। तो हर एज का एक डेवलपमेंट टास्क होता है, जैसे इंफेंसी का लर्न टू वॉक, लर्न टू यूज द टॉयलेट, लर्न टू कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप। और फिर मिडिल एज में आता है रीड एंड राइट, एथिक्स वैल्यू सीखना, इंडिपेंडेंट और कॉपरेशन सीखना। फिर एडोसेंस आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिविटी स्किल करना। फिर अर्ली एडल्टहुड की बात करें, इंटीमेट रिलेशनशिप की बात करें, एस्टैब्लिश फैमिली करना है, ये 18 to 35 ईयर का मेन टारगेट होता है। फिर मिडिल एज में जो है उसको संभालो, 60 में अब हो गया खत्म लाइफ, अब क्या किया जाए, तो उस टाइम सोशल रोल, मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इसमें कंसीडर की जाती है, याद रखिएगा। फिर एक और यहाँ पे नाम था हरलॉक। तो जो भी साइंस, अगर आपको पता नहीं लग रहा क्या करना है, तो जो भी साइकोलॉजिस्ट बीच में जिनके भी नाम रिपीट होते हैं उनके बारे में पढ़िए। जैसे कि हरलॉक है, ये अमेरिकन के थे, इनका कंट्रीब्यूशन था चाइल्ड डेवलपमेंट में एंड एडोलसेंस साइकोलॉजी के बारे में मैंने बोला था, ठीक है। रिसर्च अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी में सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है टेक्स्ट बुक का, मतलब। फिर आते हैं एनॉट गेस्टर्ड, ये अमेरिकन थे, पेडिशियन थे, और चाइल्ड डेवलपमेंट पे इन्होंने फोकस किया था कि मैचुरेशन थ्योरी, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड डेवलपमेंट शेड्यूल, कि हर बच्चे का एक शेड्यूल होता है, इसी मुताबिक वो डेवलप होगा, ये चीज इन्होंने बोली थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिट ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी रिजल्ट। किसका रिजल्ट नहीं है। देखो कोई भी हैबिट होती है ना, वो मेनली हम अपने चारों ओर से सीखते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे हम सीखते हैं, ठीक है। सो अब ये मॉडलिंग का काम है, मॉडलिंग का काम उसके अंदर आ जाता है, पीयर प्रेशर में हो जाता है, सिगरेट एडवर्टाइजमेंट से होता है, इनक्यूलेशन से नहीं होता।
नॉट वाले क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है टीकाकरण, वैक्सीन, जो कि नहीं आएगा, सीधी सी बात है। द चाइल्ड रेफर टू एज एन इन्फेंस फ्रॉम, ठीक है, इन्फेंस की देखो डेवलपमेंट की अपनी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि 2 साल को इन्फेंस बोलते हैं, 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, फिर 14 to 18 आ जाता है आपका एडोलसेंस, राइट, और 18 to 14 यंग एडल्टहुड, और उसके बाद आता है 40 to 65 मैच्योरेशन, मेच्योर्ड एडल्टहुड, फिर एज आ जाता है ग्रुप, राइट। तो हमसे पूछा था कि इन्फेंसी, तो अभी स्टार्टिंग एज है, तो ऑनसेट ऑफ स्पीच, ऑप्शन ए। मैं गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडागॉजी। देखो ये तब साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। पैडागॉजी का मतलब होता है कि कैसे चीजों को पढ़ाना है, समझाना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, स्टाइल, स्ट्रैटेजी ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि बच्चे का कैसे फायदा हो सकता है, वो चीज हमने सोचते हुए चलना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एस हॉलीवर्थ एसोसिएटेड विद हिज वर्क, तो इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था, तो इन्होंने मेनली अगर हम बात करें गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में बात की थी, कि गिफ्टेड बच्चे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, गिफ्टेडनेस का मतलब क्या होता है, जिनका आईक्यू 140 से अब होता है। पर आईक्यू ही सब कुछ नहीं होता, अगर आईक्यू आपका 140 से अब है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं होंगे या उन्हें कुछ नहीं आता होगा, वो क्रिएटिव फिर भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो किसी और फील्ड में अच्छे हों। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ गोइंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन का जो वर्ड है, मतलब टर्म थी, बात इनके बारे में सीवी बेयर ने की थी, बट विलियम जेम्स ने इसके बारे में टर्म यूज की थी, ये आपको याद रखना है। किसने यूज किया था, विलियम जेम्स ने, मेंटल हाइजीन का वर्ड। सो अगर हम सीएल पेयर्स की बात करें, ये अमेरिकन फिलोसफर थे, इन्होंने कंट्रीब्यूशन था लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड सिमियोटिक्स के बीच में। वे बेयर थे, इंफॉर्मेशन थी माइट फिगर्स के बारे में, ठीक है। जंक्स की बात करें, ये स्विस साइको एनालिसिस थे, एनालिटिकल साइकोलॉजी में इनका मेन रोल था। तो जैसे कि आपको मैं ये बता रही हूँ, आपने चीजों को रिपीट करना है, अगर चीजों को अच्छे से समझना है तो चीजों को रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, वरना ये तो पेंडिंग ही रह जाएंगी चीजें। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न विद, एजुकेशन साइकोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी देखो में एजुकेशन से है, बट क्या आएगा, द लर्नर, लर्निंग प्रोसेस या लर्निंग सिचुएशन। तो इसमें से अगर हम बोलेंगे तो ऑल चीजें ही आएंगी। एजुकेशन की बात की जाएगी कि बच्चा, हर कोई पढ़ना चाहता है, हर कोई सक्सेस होना चाहता है, बट किसी को नहीं पता कि कैसे बढ़ना है, क्या करनी है चीजें, तो जिसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट मेथड, ये भी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से क्वेश्चन है। तो ओल्डेस्ट मेथड किसने दिया था, ओल्डेस्ट मेथड आता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो कि विलियम वुडेंट ने दिया था, जो कि उन्होंने लैब भी खोली थी जर्मनी के लिपजिंग में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर चाइल्डहुड, तो लेटर चाइल्डहुड को हम गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में तो अभी वो जा रहा है ना, उसको नहीं पता कि कैसे करना है। लेटर चाइल्डहुड में वो ग्रुप्स बनाने लगता है बच्चा, और आगे के बारे में सोचता है, तो ये क्या आ जाएगा, गैंग एज के अंदर आ जाएगा, तो ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड टीचर शुड नो और एंटिसिपेट द अक्रेंस ऑफ प्लेट्यू, तो क्या आ जाएगा, यस पार्टिसिपेट करता है, तो यस ऑप्शन इसमें वही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चिल्ड्रन, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ए चाइल्ड इन स्कूल इज कॉल्ड ए प्रॉब्लम चाइल्ड,
एक बच्चे को स्कूल में प्रॉब्लम चाइल्ड का टैग दे दिया कि वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। सो क्यों? ही इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद अदर चिल्ड्रन? नो, इसमें थोड़ी ना कंसीडर करेंगे। ही सजेस्ट द यूजफुल अप्रोच टू टीचर टू एक्सप्लेन। देखो, टीचर हर किसी से सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है नई सिचुएशन है तो नए तरीके से सीखे, बट वो सीखेगा, राइट? बट he behaves such a become a problem for a teacher to understand him। उसका बिहेवियर टीचर की प्रॉब्लम के लिए है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब उसके डिफिकल्टी टू मैनेज इन स्कूल सिटिंग, उसका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, वो समझ ही नहीं आता कि कैसे ट्रीट करें, तो उसे हम प्रॉब्लम चाइल्ड के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई आर करिकुलर एक्टिविटी यूज्ड इन टीचिंग? देखो, बट आप एक ही पढ़ते जा रहे हो तो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। मतलब सक्सेस तो हो सकते हैं, नो डाउट, बट मेन रीजन ये रहता है कि अगर हम पढ़ते जा रहे हैं और समझ नहीं रहे चीजों को कि कैसे होंगी, क्या होंगी, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि आप किसी और चीज में, क्योंकि हमें लाइफ में जीने के लिए सिर्फ पढ़ना थोड़ी ना आना चाहिए, और भी चीजें आनी चाहिए, तभी तो हम जी पाएंगे। तो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पढ़ाई के अलावा, तो उस वो ऐड ऑन करना ताकि बच्चे में इंटरेस्ट बना रहे, उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और इफेक्टिव रहे उसके लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन प्रोवाइडेड टू अ चिल्ड्रन चाइल्ड बाय द स्कूल। देखो, एजुकेशन जो स्कूल में प्रोवाइड होती है एक प्रॉपर सेटअप के साथ होती है, ठीक है, तभी तो स्कूल भेजा जाता है। स्टडी तो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो इनफॉर्मल स्टडी आ गई। जब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तो वो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ जाता है, जिसमें कि बच्चे को अच्छे से ट्रीट किया जाता है और अच्छे से पढ़ाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस की बात करें, साइको डायनेमिक बोलते हैं। इब ईगो सुपर ईगो की बात की गई थी, कॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात की गई थी, तो ये है सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द पनिशमेंट एज ए इंसल्ट, हाउ टू एडोलसेंस रिएक्ट। देखो, जब बच्चा बड़ा होता है ना, एडोलसेंस एज में होता है, तो वो बड़ा अपने आप को बताता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, बड़ा शो ऑफ करने का ज्यादा शौक होता है, तो उसको पनिशमेंट इसलिए डर लगता है कि उसकी बेइज्जती ना, तो फियर होता है उसमें पनिशमेंट का, क्योंकि वो अपनी इमेज बनाता के रखता है और उसको इमेज को मेंटेन करना होता है उसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलमैन। टॉलमैन का अभी हमने किया था कि हम कोई भी काम करते हैं तो वो किसी पर्पस से ही करते हैं, बिना पर्पस के हम काम नहीं करते। और कई बार हम एक काम को दूसरे काम में करते हैं तो उसमें हम कुछ चीजें सीख जाते हैं। तो टॉलमैन के मुताबिक ये पर्पसिव बिहेवियर के अंदर आ जाता है, बिहेवियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेल? पैवलॉव की थ्योरी आई। पैवलॉव की थ्योरी लर्निंग थ्योरी में आती है। इस थ्योरी को थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट पेपर है, आप देखोगे ना, 5-6 पेपर आपने देख लिए, तो जब आप 6-7 पेपर करने लगोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली सही कर दोगे। देखो, डॉग को ही चेंज कर दिया, डॉग की ही मेंटल एबिलिटी को चेंज कर दिया, फूड दिया, लार टपकी, नेचुरल प्रोसेस है, हमारे भी ऐसा होगा। बिफोर कंडीशनिंग, पहले फूड दिया, लार टपकी, ये नॉर्मल था। अनकंडीशनल स्टिमुलस था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। फिर बेल से तो कुछ होने वाला नहीं, बेल बजी, डॉग ने रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि उसको पता ही नहीं था क्या होता है। पर फिर कुछ दिन क्या किया, बेल बजी, उसके 5 मिनट बाद खाना दिया, बेल बजी 5 मिनट बाद खाना दिया। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग उसका बेल बजते ही सलाइवा निकलने लग गया, मतलब कंडीशन कर दी, कुछ दिन ऐसा किया, उसके बाद बेल बजते ही उसको खाना मिला, उसने पहचान लिया इस बेल के बाद मुझे खाना मिलता है। जैसे कि स्कूल में जैसे कि आदत होती है कि बेल बजेगी उससे पहले भूख लगने लग जाती है, वैसे ही ये है। तो कुछ दिन ना करो भूल जाएगा। तो इसमें पूछा गया है बेल क्या है, तो बेल अनकंडीशनल स्टिमुलस है। मतलब इसमें आ जाएगा, न्यूट्रल स्टिमुलस भी कंसीडर करते हैं
और इसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस के अंदर आता है कि आपने इसको जोड़ा था, ठीक है, फिर उसको खाने के साथ जोड़ा था। पर अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो न्यूट्रल स्टिमुलस हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि बेल उसी तरीके से बिहेव करता है, बट कंडीशन करने के बाद बोला गया है, तो कंडीशन करने के बाद वो कंडीशनल स्टिमुलस के अनकंडीशनल स्टिमुलस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल कम इन सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड। तो सोशलाइजेशन स्कूल किसके बाद आता है? देखो, फैमिली सबसे ज्यादा मैटर करती है, फैमिली के बाद ही सारी चीजें। फैमिली से जैसा फैमिली का एनवायरनमेंट होता है, बच्चा कहीं ना कहीं वैसी ही चीजें सीखता है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन सेंसिटिव टू बीइंग वेट आर। सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होते हैं? जब अगर वेट कर जाए तो मेनली क्या होता है कि सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो परसेप्शन कर देते हैं, मतलब वो आइडिया लगा लेते हैं, मतलब कि जैसे कि बोल सकते हैं कि कई जगह इसका अलग आंसर रहता है, पर याद रखिएगा इसमें परसेप्शन आएगा, क्योंकि वेट में बी डिफिकल्ट विद टॉयलेट ट्रेनिंग, क्योंकि अभी बच्चे को नहीं आता, वो डिस्कम्फर्ट होता है और वो रोने लग जाता है, जिससे पता लगता है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा इजी टू परसेप्शन, क्योंकि उसको डिस्कम्फर्टनेस होती है, चाहे दिन हो या रात हो, छोटे बेबी के लिए तो सारी चीजें समान होती हैं, बट याद रखिएगा इजी टू परसेप्शन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। सो ये तो था, हो गया फिनिश चैप्टर। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है स्ट्रक्चरिज्म के फादर कौन है, ठीक है, आपको बता देना है पूरी लाइन लिख के, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म दिस वन, जिससे कि पता लग जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेपर के साथ। बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को एनालिसिस करना, जिससे कि आपको इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।